हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं इस मांगा का एपिसोड 3 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर का घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोलरिन मेन कैरेक्टर को उठाता है। तब मेन कैरेक्टर कहता है, हे रुको, मुझे छोड़ो। तब वह कहता है, ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं यह सब तुमको एक ही बात बताने वाला हूँ। दूसरा तरीका यह है कि इसकी ग्रोथ को रोकने के लिए भारी मात्रा में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि यह पौधे बहुत कमजोर होते हैं। तुम्हें उन्हें बिना किसी औजार के अभी तोड़ना होगा। यह बहुत एफिशिएंट है। बस थोड़ी सी कंसर्न से तुम्हें सबसे बेहतरीन क्वालिटी की ऊर्जा मिल सकती है, और वह ऊर्जा मिलती है एक गहरे शारीरिक और भावनात्मक संबंध से। तब मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं कोई अजीब इंसान हूँ जिसे दूसरे प्रजाति लाइक एलियन के साथ ऐसा करना पसंद है ना? तब सियोलरिन कहता है, तुम धरतीवासी सच में बहुत बदतमीज हो। और कहने लगता है, बाकी के अगापियन शायद वैसे हो सकते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। वैसे मुझे शक है कि तुम मेरे इस बात पर यकीन भी करोगे। तब मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है, तो फिर तुम ही मुझे बताओ। तो वो कहने लगता है, आनंद या सुकून की बात को तो छोड़ ही दो, वह बाकी की उलझी हुई भावनाएं, क्या तुम इस वक्त उनमें से एक भी भावना मेरे लिए महसूस कर सकते हो? खुशी और हैप्पीनेस, यह सब तुम्हारे लिए समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। शायद मुझे एक एक करके तुम्हारे करीबियों को तुमसे दूर करना होगा या उन्हें नुकसान पहुंचाना होगा। अगर हर बार किसी के खत्म होने या दूर जाने पर तुम्हें गहरा दुख होता है तो मुझे कई लोगों को तबाह करना पड़ेगा, है ना? तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इसे संभाल पाओगे? अब तुम्हें समझ आ ही रहा होगा कि तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता चुनना ज्यादा फायदेमंद है ना? अब फैसला तुम्हारा है। यह सब सुनकर मेन कैरेक्टर उसे देखता है और कहता है, जहाँ तक मेरी बात है, और वह रुक जाता है। तब सियोलरिन उसे देखकर कहता है, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो मैं यहाँ से चलता हूँ, फिर सीधे हार्वेस्ट के वक्त मिलेंगे। उसी वक्त मेन कैरेक्टर उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, मुझे मदद करो। तब सियोलरिन हंसते हुए कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके बाद वे दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और उन दोनों के बीच नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद सियोलरिन कहता है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम कह सकते हो। तब मेन कैरेक्टर कहता है, ऐसी बात नहीं है, बस मेरा यह पहली अनुभव है, तुमने तो मुझे अचानक चौंका ही दिया। तब सियोलरिन कहता है, अच्छा ऐसा बात है, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा थोड़ा और ज्यादा ख्याल रखना होगा। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोलरिन मेन कैरेक्टर को देखकर कहता है, क्या तुम्हें नींद आ रही है? तब मेन कैरेक्टर सो जाता है और वह कहता है, अच्छे से सो जाओ, गुड नाइट। तो गाइस, यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता। चैप्टर 4 की शुरुआत में मेन कैरेक्टर कहता है, ना जाने कितने समय के बाद आज मैंने एक सपना देखा। एक बहुत बड़ा टूटता तारा तेजी से मेरी तरफ बढ़ा, मानो मुझे पूरी तरह निगल जाना चाहता हो, लेकिन ना जाने क्यों मुझे उससे जरा भी डर नहीं लग रहा था। उसके बाद मेन कैरेक्टर का आँख खुलता है तो वह सियोलरिन के पास होता है। वे दोनों एक साथ सो रहे होते हैं। तब वह उसे देखकर मुक्का मार देता है और चिल्ला के कहता है, तुम अब भी यहाँ क्यों हो? हमारा काम तो पूरा हो चुका है ना? तब सियोलरिन कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अभी तो यह प्रक्रिया कई बार और दोहराना बाकी है, नहीं तो इस ऊर्जा का कोई असर नहीं होगा। हमारी एलियन साइंस की ताकत को इतना कमजोर समझने की भूल मत करना। तब मेन कैरेक्टर सोचता है, लोग कहते हैं कि इस यूनिवर्स में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता, बस घटनाओं की एक कड़ी होती है जो किसी जुड़ने का इंतजार करती है। शायद वह टूटता तारा जो मैंने अपने सपनों में देखा था, वह वही बिन बुलाया मेहमान था जो अचानक मेरी जिंदगी में चला आया। तब मेन कैरेक्टर सियोलरिन को कहता है, तो क्या हमें यह प्रक्रिया अभी और करनी होगी? तब सियोलरिन कहता है, बिल्कुल सही कहा आपने, और क्योंकि मुझे तुम्हारी इस प्रोग्रेशन पर नजर रखनी है, इसीलिए मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे आसपास ही रहने का प्लान बना रहा हूँ। इस ऊर्जा के संतुलन को मेरी तरफ से तुम्हारा किराया चुकाना ही समझो। अब से मैं तुम्हारे भरोसे हूँ, धरती के जीव। यह कह के उसको किस कर देता है। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर मेन कैरेक्टर कॉफी का सिप ले रहा होता है।
तब उसका कॉलीग उसे देखती है और कहती है, असिस्टेंट मैनेजर हान, क्या आप आजकल किसी को डेट कर रहे हो? उनकी यह बात सुनकर मेन कैरेक्टर की कॉफी गले में अटकने की वजह से वो खांसने लगा। उसके बाद वो कहता है, आप क्या बात कर रहे हो? तब वह कहने लगती है, आप हमेशा इतने थके थके दिखते थे, लेकिन आजकल आपका चेहरा काफी खिला खिला लग रहा है। मुझे लगा शायद कोई आपका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है। यह बात सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है, ऐसी बात है क्या? और मन में सोचता है, उस सियोल्ड्रीन को मेरे घर आए हुए करीब 2 हफ्ता हो चुके हैं और तब से मैंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव महसूस किया है, क्योंकि वह हर वक्त के खाने के लिए टेबल सजाने पर अड़ा रहता है। इसीलिए मैंने तब से एक भी वक्त का खाना मिस नहीं किया है और इस ऊर्जा के संतुलन की वजह से आखिरकार मुझे बहुत सुकून की नींद मिल पा रही है। सच कहूँ तो मेरी जिंदगी की क्वालिटी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई है। फिर भी वह लड़की मेन कैरेक्टर को देखती है, उसके बाद हंस देती है और कहती है, चलो शुक्र है। तब मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ। और वह कहती है, तो क्या हम अब वापस चलना शुरू करें? तब मेन कैरेक्टर कहता है, जी। और वह बाहर आते हैं। वहाँ पर बहुत शोर हो रही होती है। तब मेन कैरेक्टर पूछता है, क्या कोई बात हो गई है? तब वह कहती है, मुझे पक्का नहीं पता। उसी वक्त वहाँ पर दूसरी कोवर्कर आती है और कहती है, असिस्टेंट मैनेजर हाँ, असिस्टेंट मैनेजर दौड़ के आके उसे हक कर लेती है और कहती है, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। तो वो कहती है, मुसीबत? आखिर क्या चल रहा है? तो वो कहती है, वह सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर वांग, मिस्टर गुनहू। उसी वक्त मैनेजर गुआंग आता है और चिल्ला के कहता है, असिस्टेंट मैनेजर हाँ, क्या आपने जूनियर को तुम इस तरह ट्रेनिंग देते हो? द मेन कैरेक्टर कहता है, क्या बात कर रहे हो तुम? और वह पेपर फेंक के कहने लगता है, अगर आंखें हैं तो खुद ही देख लो, यह एक बहुत बड़ी और जरूरी डील थी। तुम इस खर्चे के हिसाब किताब में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे कर सकते हो? द मेन कैरेक्टर सोचता है, क्वेश्चन और रसीद के अंगे आपस में मैच ही नहीं कर रहे हैं, क्या इसे बाद में बदला गया है? उसके बाद मैनेजर हुआंग चिल्ला के कहता है, छोटे मोटे ट्रैवलिंग खर्चे पर इसे तुम निकालने में तो बड़े उस्ताद बनते हो, लेकिन इतने जरूरी कागजात एक नए लड़के के भरोसे छोड़कर तुमने मेरा तमाशा बनवा दिया। वैसे अब याद आया, असिस्टेंट मैनेजर हांग, मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता ग्रेफाइट ग्रुप के चेयरमैन हान तेजीन है ना? तुम हम सब को नीची नजरों से देखते हो, है ना? सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पीछे चेयरमैन हान का हाथ है, या फिर उनकी उम्मीदों पर खरा न उतर पाने की वजह से तुम्हें वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था? यह सब सुनकर मेन कैरेक्टर सोचता है, उस नाम को सुनते ही जिसे भुलाने में मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल गुजार दिए, मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया हूँ। सच में वह के वही पुरानी बात याद करता है जहाँ पर उसके पिता कहते हैं कि तुम सच में कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो। और कहने लगता है, मुझे ऐसा महसूस होने लगा मानो मुझे स्पेस के किसी अंतहीन सन्नाटे में फेंक दिया गया हो, जहाँ मैं सांस की एक बूंद के लिए भी तड़प रहा हूँ। उसके बाद वह घबराते हुए उन लोगों को देखता है और इमेजिन करता है कि वह उस पर हंस रहे हैं और उसे लगता है कि सब लोग उसे ही देख रहे हैं। एंजाइटी फील होने लगता है। तब उससे उसका फादर कहता है, हान सियोल, तुम्हारी आंखें कितनी बेजान हैं, बिल्कुल नीले और ठंडी। तुम में अपनी माँ की तरह ही टैलेंट की कमी है, तुम किसी काम के नहीं हो, बिल्कुल बेकार हो। कि तभी उसी वक्त वहाँ पर सियोल्ड्रीन आ जाता है और कहता है, तुम्हारी अंदर की ऊर्जा अचानक बहुत अनस्टेबल होने लगी थी, इसीलिए मैं तुम्हें देखने चला आया। सब ठीक है, अभी तुम बस आराम करो। तो मेन कैरेक्टर मन में सोचता है सियोल्ड्रीन, और वह बेहोश हो जाता है। जब उसका आंखें खोलता है तो वह उसके बेड में होता है और वह दौड़ के सियोल्ड्रीन के पास आता है। वह कहता है, तुम जाके तुम्हारे लिए क्या मैं प्रॉपर मील बनाऊं या फिर खिचड़ी बना दूं? और हाँ, काम की चिंता मत करना, तुम्हारी सहकर्मी ने तुम्हारी बीमारी की छुट्टी का सब इंतजाम कर दिया है। तब मेन कैरेक्टर पूछता है, लेकिन इन सब के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? तो वह कहता है, वैसे लोगों से बातचीत बनाने और घुलने मिलने तो मुझे अच्छे से आता है। तब मेन कैरेक्टर कहता है, अब सब
मुझ पर हंसेंगे। तब सियोलरीन कहता है, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो, सिर्फ तबीयत ही तो खराब हुई है। कभी कभी जज्बात इंसान पर बहुत भारी पड़ सकती है। द मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं, वे सब मुझसे निराश हो जाएंगे और मुझसे नफरत करेंगे। वे सोचेंगे कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, बिल्कुल नाकाबिल हूँ। तब सियोलरीन उसे कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी या अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि दूसरे क्या सोचते हैं। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो कल उसे सीधे बात क्यों नहीं करते। बातचीत इसीलिए तो होती है ना। द मेन कैरेक्टर कहता है, मुझ जैसे कमियों से भरे और बिना किसी टैलेंट वाले इंसान को कोई पसंद क्यों ही करेगा। उसके बाद सियोलरीन मेन कैरेक्टर को रिलैक्स फील करने का कोशिश करता है ताकि मेन कैरेक्टर को सुकून मिले और उसका मूड थोड़ा ठीक हो सके। उसके दूसरे सीन बाद सियोलरीन कहता है, एक बार जब हम साफ सुथरे हो जाए तो चलो कुछ खा लेते हैं। द मेन कैरेक्टर सोचता है, सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि तुम किस टाइप के इंसान हो। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। चैप्टर 5 के शुरुआत में मेन कैरेक्टर कहता है, बातचीत, हाँ, और मन में सोचता है, भलाके से ऑफिस में वैसे तमाशा खड़ा करने के बाद मैं उनसे क्या बात करूं। क्या बात करने से कुछ भी बदलने वाला है। जब मैं इसी कसमकस और शक में डूबा हुआ था तभी अचानक मेरे दिमाग में उसकी वह शांत और गंभीर आवाज गूंज उठी, तुम्हें इतनी जल्दी यह अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अजीब बात है, पर यह सोचते ही मेरी घबराहट थोड़े थोड़े कम होने लगी। ऐसा लगता है जैसे वह जानबूझ के मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। एक एलियन होने के बावजूद वह उन सभी इंसानों से कहीं ज्यादा समझदार और परवाह करने वाला है जिन्हें मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि मुझे दिलासा देने और शांत करने का उसका जो यह तरीका है, इस तरह शारीरिक रूप से अजीब तरीके से करीब आना, हाँ, यह वाकई में एलियन जैसी ही अजीब हरकत है। यही सोच रहा होता है कि तब वहाँ पर कोई आता है और कहता है, मिस्टर हाँ, क्या आप बेटर फील कर रहे हो अभी। तब वो कहता है, हाँ, मैं अभी ठीक हूँ। तब वो कहता है, मुझे यह सुनकर अच्छा लगा। और मिस्टर हाँ, तब वो कहता है, हाँ, और वह कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे और अच्छे से केयरफुल होके चेक करना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से आपको बहुत बातें सुननी पड़ी। द मेन कैरेक्टर सोचता है, बातचीत है, और कहता है, नहीं, यह बात तो मुझे कहनी चाहिए थी, माफी मुझे मांगनी चाहिए। तो वह कहता है, जी। द मेन कैरेक्टर कहने लगता है, मैं आपके लिए किसी भी चीजों का हाल नहीं निकल पाया, है ना। उल्टा मैं सबके सामने इतने शर्मनाक तरीके से बेहोश हो गया। आप लोग मुझसे बहुत निराश हुए होंगे। तब वो कहता है, हम आपके बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते मिस्टर हाँ। जब मैं यहाँ एक इंटर्न था तब भी आप मुझे सिखाने में हमेशा बहुत दयालु और धैर्यवान थे, और जब कभी डिपार्टमेंट में कोई बड़ी मुसीबत या संकट आता था तो आप ही हमेशा उसे इतनी आसानी से संभाल लेते थे। क्या आप नहीं जानते कि सीनियर और मैं, हम सब आपकी कितनी परवाह करते हैं। इसीलिए प्लीज ऐसी छोटी सी बात के लिए हम आपसे कभी निराश नहीं होंगे। यह बात सुनकर मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और कहता है, सच में, और मन में सोचने लगता है, ना जाने क्यों मेरे जज्बात एक बार फिर से उमड़ रहे हैं, लेकिन कल की तरह नहीं, बल्कि एक अलग ही गहराई के साथ। और अचानक मेरे दिमाग में सियोलरीन का चेहरा याद आया। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोलरीन एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है और वो कहता है, इस चीजों की हालत तो देखो, हार्वेस्ट का समय निकले करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं। अगर उस हिसाब से भी देखे तो इनके बढ़ने की रफ्तार वाकई हैरान करने वाली है। मैं सोच रहा हूँ, क्या उस फ्लावर पॉट ने आखिरकार एक हाई क्वालिटी ऊर्जा तैयार कर ही ली। तुम धरती के जीव बाकी सब प्रजातियों के मुकाबले सच में बहुत दिलचस्प हो। और चिल्ला के कहता है, अगर तुमने मुझे यहाँ अपनी मदद के लिए बुलाया था तो कम से कम सच में मेरी मदद तो करो, धत तेरी की। तब वहाँ पर 40 से कोई आता है और मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करते हुए कहती है, सोम्ब्रेरो,
या फिर सियोलरीन, क्या वह तुम नहीं थे जिसने अपने उस छोटे से लव कनेक्शन के चक्कर में उस ऊर्जा को जरूरत से ज्यादा उत्तेजित कर दिया था? अगर तुम चीजों को आसान रखना चाहते थे तो तुम्हें हार्वेस्ट के स्केड्यूल के हिसाब से चलना चाहिए था। और उस मॉन्स्टर को मार गिरा के कहती है, और अपने पिता के साथ पेश आने का यह कौन सा तरीका है? ओह सॉरी, वह उसका पिता है, आई एम सॉरी। खास तौर तब जब मैंने तुम्हें बचाने के लिए रिपोर्ट करने की इतनी बड़ी मुसीबत उठाई। तुम बदतमीज बच्चे। हमें इस पर्सन का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, सोमरेरो का केयरटेकर है जिसका नाम कारीन है, और कहने लगते हैं, तो सोमरेरो आखिर तुम मुझे अपने उस खास इंसान से कब मिलवाने वाले हो? तब वो कहता है, खास इंसान? तुम आखिर किस बकवास के बारे में बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है, कितनी अजीब बात कर रहे हो, खुद को देखो। तुम पहले इस तरह की हार्वेस्टिंग से नफरत करते थे और अब तुम उस फ्लावर पॉट का इतने प्यार से ख्याल रख रहे हो। तुम कैसे कह सकते हो कि कुछ नहीं है? मैं तुम्हारी आंखों में सब साफ देख सकती हूँ। तब सियोलरीन कहता है, साफ देख सकता हूँ? तुम्हें तो अपने सामने की चीजें भी ठीक से दिखाई नहीं देती। तब वो कहता है, तुम बचपन में कितने प्यारे और छोटे से पौधे जैसे थे, तुम बड़े होकर इतने चिड़चिड़े और उलझे हुए कैसे हो गए? सोमरेरो और कहने लगता है, जल्द ही वह टावर अपनी जड़ें जमा लेगा और एक बार जब उसकी जड़ें इस धरती के दिल तक पहुंच जाएगा तो वह पल भर में यहाँ की ऊर्जा का एक एक कतरा सोख लेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगापे में हुआ था। जब इंसानियत पूरी तरह खत्म होने की कतार पर होगी तब भी अगापे बच जाएगा। जब वह अंत आएगा तो किसी भी मासूम को बख्शा नहीं जाएगा। तब सियोलरीन कहता है, मुझे पता है। और उसका पिता कहने लगता है, सोमरेरो अब खुद को अगापे के इन बंधनों में और मत जकड़े रहने दो। भले ही तुम्हें इस दुनिया में लाते समय तुम्हारी माँ का साथ छूट गया था, पर इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी बचे हुए अगापे की जिम्मेदारी का तुम अकेले उठाओगे। तुम्हें उस प्यार के बोझ तले जीने की कोई जरूरत नहीं है जो तुम पर एक तरफा थोपा गया है। तब सियोलरीन कहता है, तो क्या तुम मुझे कह रहे हो कि मैं इन्हें इग्नोर कर दूं, या जानते हुए भी कि अगर मेरे अपनों को वह ऊर्जा नहीं मिली तो वे सब खत्म हो जाएंगे? तब उसका पिता कहता है, उन्होंने पहले ही मुझसे मेरी आंखें छीन ली। क्या वह काफी नहीं था? और वह अब मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भला उनकी परवाह क्यों करूं? अगर वे सच में यहाँ से जाना चाहते हैं तो वे खुद ही संघर्ष करेंगे और जिंदा जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। अगर तुम्हें फैसला लेने में मुश्किल हो रही है तो बस उस बच्चे को कसकर गले लगा लो, उसे सहारा दो और उसकी गर्माहट को एहसास करो और उसकी धड़कनों की रफ्तार को सुनो। तब तुम्हें समझ आएगा, तुम्हें यह सब पता चल गया कि तुम सच में इस दुनिया में लौटना चाहते हो। और उस पर्सन को उठा के कहता है, तुम्हारे भाई मैनेजर और मैंने अपना रास्ता चुन लिया है, अब फैसला तुम्हारा है। अपना रास्ता खुद तैयार करो, जहाँ भी तुम्हारा दिल तुम्हें ले जाए। वह घर पहुंचकर यही सब बातें याद करने लगता है और कहता है, यह दोनों आखिर मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। जब भी मैं उनसे कुछ पूछता हूँ ये बस उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। मुझे इनसे मदद मांगनी ही नहीं चाहिए थी, मदद तो मिली नहीं, मुफ्त का ढेर सारा लेक्चर और डांट सुननी पड़ी। और वह अंदर रूम में जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर बैठा हुआ होता है, उसे देखता है और देखता ही रह जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तो वो कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया सोमरेरो, मैं बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो वो कहता है, मेरा शुक्रिया किस लिए? तब उसे उठा के मेन कैरेक्टर कहने लगता है, मुझे लगता है तुम सही थे, आपस में बात करके सब सुलझा लेना ही सबसे सही फैसला था, थैंक यू। तब सियोलरीन कहता है, क्या तुम्हें बस इतना ही कहना है? चलो मुझे खुशी है कि सब ठीक रहा। वैसे क्या तुमने ड्रिंक की है? तब मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ थोड़ी सी। सियोलरीन कहने लगता है, तुम्हें पता है ना मैंने पहले ही रात का खाना बना दिया था। मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे माफ कर दो, गुनहू ने मुझे पहले ही खाना खिला दिया है।
हम दोनों ने साथ में खाया, वही जो हमारी टीम का नया लड़का है। तब सियोल-ग्रीन कहता है अच्छा ऐसा बात है, और मन में सोचता है हर गुजरते पल के साथ जिम्मेदारी का यह बोझ बढ़ती ही जा रही है। जरूर यह उस बातचीत का असर है जो कुछ देर पहले मेरे पिताजी के साथ। मुझे लगता है कि अब इस बात को यहीं खत्म करने का समय आ गया है। तो गाइस नहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।